8. कहते हैं कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने रहकर हमारा ही एक और प्रतिबिंब दिखाती हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम कैसे हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि हम कैसे नहीं हैं। कई बार हम ये सारे सवाल कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं, ये सारे के सारे सवाल एक आईने के सामने खड़े होकर करते हैं। पर क्या होगा अगर वही आईना आपको इस हद तक पोजेस कर ले, या फिर उस हद तक आपके दिमाग पर असर डाल दे कि जो आईना कहे वो आप करो। मैंने आप सबको बताया है कि आईने की अपनी एक दुनिया होती है। आईने का अपना एक आयाम होता है जहां पर हमारा ही लेकिन हमसे ज्यादा ताकतवर और नेगेटिव वर्जन मौजूद होता है। तो क्या कभी आईने की अपनी कोई आत्मा भी हो सकती है? मेरे दिमाग में ऐसे ही सवाल आ रहे थे तब तक जब तक मेरे पास मेरे दोस्त इंस्पेक्टर विजय का फोन नहीं आया। विजय मेरा बहुत पुराना दोस्त था। हम लोग स्कूल में साथ पढ़े थे। मुझे पता भी नहीं था कि कब वो एक सीनियर इंस्पेक्टर हो गया है, यानी कि एसआई। उसकी पोस्टिंग शायद कोलकाता में कहीं पर हुई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। एक दिन मेरे पास उसका फोन आता है और वो मुझसे कहता है कि अर्श, कुछ बहुत ऐसा है जो अजीब है, जो केस नहीं है। बिना हाय हेलो करे वो मुझसे ये सारी चीजें बोल रहा था। मैंने उसको पूछा कि तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? उसने बोला कि वो अब एक सीनियर इंस्पेक्टर बन चुका है और कोलकाता में उसकी पोस्टिंग है। उसने मेरा नंबर मेरे ही म्यूचुअल दोस्त से लिया, लेकिन अभी उसे मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने पूछा क्या हुआ? वो कहता है कि कुछ ऐसा है जो सुपर नेचुरल है। मैं समझ नहीं पाया कि पहली बात तो विजय को मेरे बारे में पता कैसे। खैर, अगर पता भी है तो उसे मेरी जरूरत क्यों? क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उसने मुझसे कहा कि उसे ऐसी जरूरत है कि अब इस वक्त उसकी नौकरी दांव पर है। उसने बोला कि ये मामला साधारण नहीं है। बच्चों की चीखें वीडियो में कैद है और वो आईना बस एक आईना नहीं है। विजय ने इतना बोला और मैं समझ गया कि कोई तो ऐसा मामला है जो सिर्फ साधारण नहीं है। मुझे जरूर इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा। विजय ने मेरी टिकट अगले दिन कराई और मुझसे कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सके कोलकाता आ जाऊं। कोलकाता में उसके पास पहुंचता हूं तो वो मुझे अपने घर ले जाने के बजाय नीमतल्ला शमशान घाट, वो भी महाशमशान घाटों में आता है, जैसे कि मणिकर्णिका, ठीक उसी तरीके से महाशमशान नीमतल्ला भी है जो कोलकाता के अंदर मौजूद है। वो मुझे सीधा वहां ले गया। नीमतल्ला शमशान के ठीक बगल में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। हम दोनों वहीं पर खड़े थे और वो मुझसे अजीब अजीब तरीके के सवाल पूछने लगा। वो मुझसे कहने लगा कि क्या मैंने सच में भूत प्रेत देखे हैं? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने देखे हैं, मैं मानता भी हूँ। वो कहता है कि एक पुलिस होने के नाते उसका मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि वो भूत प्रेत एक्चुअली में देख सकता है। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उस जगह पर उसने मुझे एक वीडियो दिखाई, एक ऐसी वीडियो जिसमें कुछ भयानक था। उस वीडियो में कैप्चर थी कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा अजीब थी, जो शायद मैं देखकर चौंक गया था, क्योंकि उसमें एक इंसान था रमेश नाम का, जो कि शायद कुछ लिख रहा था। लिखने के बाद वो अचानक से शीशे की तरफ जाता है और शीशे के अंदर उसका पूरा शरीर धीरे धीरे जाने लगता है कि कैमरे में एक धुंध आ जाती है और उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। टेबल पर रखा हुआ था तो सिर्फ एक बॉक्स, एक डायरी, एक पेन ड्राइव और ये कैमरा जो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार ये सब मुझे विजय दिखा क्यों रहा है। विजय कहता है कि उसके पास पुलिस स्टेशन में एक आईना है, वो आईना पोजेस है। अगर मैं उसकी असलियत पता कर लूं तो शायद बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। मैंने उसको बोला कि कोई तो ऐसा हादसा हुआ होगा, सिर्फ एक वीडियो के बिना पर आप इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकते हो? तो विजय ने बताया कि 3 बहुत मेजर हादसे हो चुके हैं इस पूरे के पूरे आईने को लेकर। वो बताता है कि करीबन 4-5 साल पहले एक छोटी सी 7 साल की मासूम बच्ची परी, वो अपने परिवार के साथ एक बंगले में रहने आई। उन्होंने एक आईना खरीदा और उसके बाद
वो लड़की उस आईने के सामने से हटती ही नहीं थी। सभी जगह ढूंढा गया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दिन वो लड़की अचानक से अपने ही घर से गायब हो गई। सभी जगह ढूंढा गया लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। 3 दिन के बाद हवेली के तहखाने में आईने के पीछे की दीवार पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। जब पूरे के पूरे लोगों ने मिलकर आईना हटाया और उस दीवार को तोड़ा तो वहां पर परी जिस गुड़िया से खेलती थी वो गुड़िया मिली दीवार के अंदर, और वो भी एक कागज के टुकड़े के साथ जिस पर खुरच खुरच कर लिखा गया था, उसने बुलाया, मैं चली गई। विजय मुझे दूसरा हादसा बताता है। पहले हादसे को तो सुनकर मुझे लग रहा था कि ये कोई सोची समझी साजिश है किसी की, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। दूसरे हादसे को सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये जो भी काम हो रहा है वो सब उस आईने ने करा। वो बताता है कि वो आईना वहीं रहा, वो फैमिली वहां से हमेशा के लिए चली गई, उनकी बच्ची भी नहीं मिली और लोग परेशान रहे। उसके ठीक 1 साल के बाद एक और परिवार उस हवेली में रहने के लिए आता है। वहां पर नील नाम का 10 साल का एक होशियार लड़का था। वो अक्सर घर वालों से ये सवाल किया करता था कि आईना अजीब क्यों है, उसमें कभी कभी असली प्रतिबिंब दिखता नहीं है। परिवार वाले उसकी बात को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते थे। एक रात उसने देखा कि आईने में उसकी जगह कोई और बच्चा खड़ा है, बिना पलक झपकाए बस उसे घूरे जा रहा है। उसने ये बात अपनी मां से भी कही, लेकिन अगले दिन नील उठ नहीं पाया। वो अपने कमरे में बेसुध पाया गया। उसकी आंखें बिल्कुल बंद थीं और दीवार पर एक कोयले से लिखा गया था, आईना देखो वो लौट आया है। नील की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो अब दोबारा बोल ना पाए और उसके चेहरे पर पूरे मुंह में कालिक लगी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने अपने हाथ से उसके मुंह पर वो चीज लगा दी हो। मैंने विजय को यहाँ रोकते हुए कहा कि तुम जिस तरीके की घटना का जिक्र कर रहे हो ऐसा मैं एक बार देख चुका हूँ। दरअसल बैंगलोर में एक और केस ऐसा ही हुआ था जिसमें एक लेडी थी, वो शीशे में आधी चली गई थी। आपको शायद सुनने में अजीब लग रहा है पर यह केस बहुत ज्यादा फेमस था। पुलिस को जब उसकी लाश मिली तो बहुत ही फाइन एंड चॉप्ड तरीके से उसका आधा शरीर कटा हुआ था जो कि शीशे से चिपका हुआ था। यानी कि उसका आधा शरीर, फिजिकल शरीर अब उस शीशे के अंदर जा चुका था। कैसे, ये किसी को नहीं पता था। ये अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य था। मैंने भी इस केस की जब छानबीन करी तो मुझे पता चला कि वो औरत एक्चुअली दर्पण त्राटक करती थी। वो एक तरीके का ध्यान करती थी जिससे मिरर के अंदर जाया जा सके। यहाँ पर भी मुझे बार बार कुछ वैसा ही लग रहा था कि शायद अंदर कोई ऐसी आत्मा हो या फिर अंदर तुम्हारा ही नेगेटिव वर्जन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाए कि तुम्हें अंदर खींचने पर मजबूर हो जाए, तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। खैर ये मेरा टेक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसा ही होता है, पर जितना मुझे पता है दर्पण त्राटक एक बहुत ही भयानक चीज होती है। इसे गुरु भी करने की सलाह नहीं देते हैं। इसके बाद विजय ने मुझे तीसरा हादसा बताया। एक 5 साल की बच्ची पाखी, जिसका कि परिवार ठीक 1 साल पहले ही रहने आया था। उस दिन पाखी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मा, आईने में दीदी कहती हैं कि मैं उसके साथ खेलूं। माँ ने सोचा कोई कल्पना है, लेकिन उस रात कमरे में अचानक चीखें गूंजी। सब लोग जब पहुंचे तो कमरे में पाखी नहीं थी, लेकिन आईने के सामने उसके पैरों के निशान थे और एक खिलौना जो टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुका था। आईने पर कोहरा जमा था और उस पर किसी बच्चे की उंगली से लिखा था, वो अकेली नहीं है। विजय ने बताया कि उसने जो मुझे वीडियो दिखाई है वो पाखी के परिवार के ठीक बाद वाला परिवार जो रहने आया उसका था, मल्होत्रा परिवार। उस हवेली को खरीदकर जब रहने आते हैं तो उन्हें भी बहुत अजीब लगता है। दरअसल रमेश मल्होत्रा एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, तो उन्हें अलग अलग आयामों का भी नॉलेज था। वो कहीं कहीं पराविद्या के भी जानकार थे, तो उन्हें चीजों के बारे में अंदाजा हो जाता था। उनके 2 बच्चे थे, 6 साल की आर्या और 9 साल का विवान। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही बच्चों ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी। वो कहते हैं कि आईने में कोई है, कोई बात कर सकता है, अगर कोई रात को उठेगा तो उसे बात करनी होगी। रमेश मल्होत्रा जी ने
आईने के पीछे की कहानी पूरी खोजनी शुरू कर दी तो उन्हें उसी बंगले में से एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था कि यही है समस्या का हल। वो उस किताब को खोलते उससे पहले ही वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, एक अजीब सा वीडियो जिसमें किताब खोलते ही उन्होंने कुछ पढ़ा और उसके बाद सीधा वो चले गए आईने की तरफ। मैंने विजय को तुरंत पूछा कि विजय, क्या वो किताब तुम्हारे पास होगी अगर पॉसिबल हो पाए तो? विजय कहता है कि उस बंगले को तो उसके बाद सील कर दिया गया था पूरी तरीके से, लेकिन अगर मैं बोलूं तो वो अरेंज करा सकता है। मैंने उसको बोला कि वो बॉक्स, वो डायरी, पेन ड्राइव, कैमरा और उसके साथ साथ हर एक उस केस से जुड़ी हुई चीज मुझे जितनी जल्दी हो सके 1-2 दिनों के अंदर ला कर दो। विजय ने वैसा ही किया, वरना ये आईना शायद और ज्यादा परेशान करता लोगों को। वो हवेली से आईना उठाकर अपने पुलिस स्टेशन में लाया था और उस रात, जिस रात उठाकर लाया था, उस रात भी हवलदारों को बहुत सारी चीजें महसूस हुई। उनको लगा कि उन्हीं के जैसा कोई व्यक्ति आईने के अंदर जा रहा है। मैंने विजय को बोला कि कुछ भी हो जाए उस आईने को अपनी जगह पर पहले पहुंचा देना। उसने शायद मेरी बात को लाइटली लिया और अगले दिन एक हवलदार की मौत उस आईने को पकड़कर हो गई। मैंने फिर से बोला कि यहाँ पर जो हो रहा है वो शायद कोई आम घटना नहीं है। मैं तुरंत उस पुलिस स्टेशन में गया और कहा कि ये आईना नहीं है विजय, ये एक दरवाजा है और दरवाजे के उस पार कुछ अभी भी खुला है। मुझे यहाँ पर कोई अनुष्ठान करना होगा, दर्पण बाधा निवारण, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके अंदर हम पता कर सकते हैं कि आत्मा कैद है शीशे के अंदर या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है। विजय मेरी बात मान गया। रात के समय मैंने वहीं पर एक अनुष्ठान किया। उस कमरे में सबसे पहले मैंने काला तांत्रिक सिंदूर लिया, नींबू मिर्च और पंचगव्य और एक त्रिपुंड मंत्र यंत्र का प्रयोग किया। जब इन सारी चीजों को वहां रखा और उसके बाद मैंने आवाहन शुरू किया तो मैंने विजय को बोला कि कुछ भी हो जाए किसी भी तरीके से आईने के अंदर मत देखना। जैसे ही मंत्रोच्चारण मैं शुरू करता हूँ वहां की हवा और ज्यादा ठंडी हो जाती है। आईने की सतह पर हल्की हल्की धुंध जमने लगती है, ऐसे जैसे अभी कुछ ही पलों में वहां कुछ होने वाला है। और थोड़ी ही देर में एक बच्चे का साफ साफ चेहरा मुझे दिखता है। एक बच्चा जो बहुत ज्यादा उदास होता है, जिसकी आंखों में दर्द होता है। मैं पूछता हूं उससे कि तुम कौन हो, तो उधर से आवाज आती है, मैं अमल, मेरे पापा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मैं अकेला था, फिर वो और बच्चे आ गए। कई बार मेरे पास कुछ ऐसे केस आते हैं जिसे सॉल्व करते समय बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और कई बार कुछ ऐसे केस आते हैं जिनके आने पर ऐसा लगता है कि ये केस क्यों आ गए। कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिन्हें सॉल्व करने पर कई सारे पुराने राज और कई सारी हिस्ट्रीज पता चलती हैं कि अपने पुराने समय में कैसे कैसे लोग एग्जिस्ट करते थे। आप लोगों ने भानगढ़ के बारे में तो जरूर सुना होगा। भानगढ़ के बारे में शायद सब जानते हैं कि राजस्थान का एक ऐसा गांव जो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। वहां पर जो भानगढ़ का किला है, वहां पर किसी तांत्रिक, किसी रानी की आत्मा घूमती रहती है। इस तरह के न जाने कितने ही चीजें मौजूद हैं जो हमारे बीच बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से प्रेजेंट करी गई हैं। थोड़े दिनों में फिर पता चला कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल अफवाहें हैं और लोग वहां पर जाते हैं और घूम कर चले आते हैं। भानगढ़ बिल्कुल सेफ है, पर क्या होगा अगर कोई एक ऐसी जगह हो जो शहर के बीचों बीच हो, कोई किला ना हो, सिर्फ एक घर हो और वो घर बुरी तरीके से पोजेस हो, और पोजेस किसी आम आत्मा से ना हो, किसी एक ऐसी आत्मा से हो जो खुद इंद्रलोक की अप्सरा हो। मैं आज आप लोगों को ये कहानी, ये केस इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि कभी कभी अलौकिक चीजें इतनी ज्यादा सामने आ जाती हैं कि आम दुनिया से विश्वास उठ जाता है। उस दिन मुझे लगा था कि हाँ, मैं जो भी देख रहा हूं या फिर जो भी केस को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा केस है जिसमें मैं
एक्चुअली किसी चमत्कार या किसी एक टाइम ट्रैवल को या किसी एक समय को प्रॉपर महसूस कर पा रहा हूं। ये बात है आज से करीब 4 साल पहले की। मेरे पास एक न्यूज़ आती है व्हाट्सएप पे। उसमें जब मैं देखता हूं तो उसमें एक घर का जिक्र होता है जिसे यक्षिणी की झोपड़ी बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा अजीब था कि यक्षिणी की झोपड़ी के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था कि इस तरह की कोई घटनाएं भी एग्जिस्ट करती हैं। रूमर्स में ये था कि वो घर अभी भी हॉन्टेड है, वहां पर यक्षिणी आज भी रहती है। मुझे लगा कि शायद मुझे वहां पर चलकर देखना चाहिए, पर अगेन इस तरह के न जाने कितने ही पॉडकास्ट, कितने ही सारे कहानियां मौजूद हैं जिसमें यक्षिणी को एक अलग रूप में दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कामुक होती है, वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती है इंसानों को या मेल्स को स्पेशली। पर लेट मी टेल यू, यक्षिणी ऐसी नहीं होती हैं। यक्षिणी बहुत अलग होती हैं। जिस हिसाब से हमें अभी तक दिखाया गया है वो शायद सिर्फ एक फिक्शन है। अगर मैं शास्त्रों और पुराणों और कुछ ऐसे गुरुओं की मानूं तो यक्षिणी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सौम्य प्रकृति की देवियां होती हैं। ये माँ काली की गणों में आती हैं और इनका अस्तित्व तो हमारे बीच मौजूद है। उसके साक्षात प्रमाण भी मौजूद हैं कई सारे। उड़ीसा भुवनेश्वर, वहां पर एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी यक्षिणी माता की पूजा होती है, पर वहां पर माता मानकर पूजा होती है, ना कि कोई भूत प्रेत मानकर। खैर, ये केस मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया था। मैं उस समय पर किसी अपने दूसरे केस को करने के लिए गया था, तो वहां पर मुझे पता चला कि एक्चुअली में वो घर एग्जिस्ट करता है मुंबई के एक ऐसे इलाके में जहां पर भीड़ जमा रहती है। जब मैंने उस केस में मौजूद उस इंसान से पूछा जिसने इस यक्षिणी की झोपड़ी का जिक्र किया था, तो वो कहता है कि वो भी उधर से आ चुका है। उसको भी कई बार एक औरत दिखती है नीले रंग की साड़ी पहने हुए। मैं समझ गया कि उस केस से शायद डेस्टिनी या फिर नियति मुझे मिलवाना चाहती है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा हर हाल में। मैंने अपने गुरु का ध्यान किया और गुरु आज्ञा से मैं सीधा अपने प्रेजेंट केस को सॉल्व करने के बाद उस झोपड़ी की तरफ निकल गया जहां पर यक्षिणी की झोपड़ी मौजूद थी। झोपड़ी मतलब एक छोटी सी हट जो बहुत कंजस्टेड होती है, एक छोटा सा कमरा होता है केवल। मैं जब मुंबई की ओर निकल रहा था तो मैंने वहां के बारे में बहुत लोगों से पूछा। उस जगह का नाम था काजूपाड़ा। वो एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां पर अभी शहर बन चुके हैं, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, पर वो एरिया अभी भी सुनसान है। कुछ पुलिस की रिपोर्ट की माने तो वहां पर 5 बेहद निर्मम हत्याएं हुई हैं, जिनकी वजह से उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। मैंने वहां के इंस्पेक्टर को भी कॉल किया और उनसे पूछा कि कैसे मैं उस हवेली के अंदर जा सकता हूं। मैंने किसी तरीके से अपना पूरा सोर्स लगाया और फाइनली मुझे उस जगह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। उस इंफॉर्मेशन में पहली हत्या जो हुई थी वो एक फोटोग्राफर की थी। उसका नाम था अमन। वो एक शौकिया फोटोग्राफर था और वीरान जगह पर जाकर फोटो खींचता था। एक दिन वो उस झोपड़ी के पास पहुंचा और वहां वो किसी सुंदर लड़की से मिलता है, नीले रंग की साड़ी पहने और आंखें बहुत ज्यादा कटीली। वो लड़की कहती है कि क्या तुम मेरी तस्वीर खींच सकते हो? और अगले दिन गांव वालों को अमन की जली हुई लाश मिली। उसके कैमरे में सिर्फ एक तस्वीर थी उस लड़की की और उसके जेब में रखा ऑडियो रिकॉर्डर, उसमें सिर्फ यही आवाज थी कि क्या तुम मेरी तस्वीर खींच सकते हो। अगर मैं तस्वीर की बात करूं जो मुझे पुलिस रिकॉर्ड से मिला, उसमें यह था कि उस लड़की के चेहरे पर खून लगा हुआ था, नीले रंग की साड़ी में थी और आंखों में मानो किसी ने कालिक भर दी हो। इसके बाद जो दूसरी हत्या हुई वो रोहित नाम के एक इंजीनियर की हुई। पहली हत्या के करीबन 7 साल के बाद रोहित एक शहर का युवक था जो गांव में मोबाइल टावर लगाने आया था। वो उस झोपड़ी के पास रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने गांव वालों को बताया कि वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करने जा रहा है। शादी की रात उस झोपड़ी में उसका शव पाया गया, सिर धड़ से अलग,
और दीवार पर खून से लिखा था कि मुझे शादी करनी है। जब मैं ये सारी चीजें पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि इस तरह की हत्याएं कोई आम हत्याएं नहीं हो सकती। हो सकता है किसी सीरियल किलर ने आकर मार दिया हो, पर अगली हत्या को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं। तीसरी हत्या एक पूजा नाम के रिपोर्टर की हुई थी, एक क्राइम रिपोर्टर जो कि यक्षिणी की कहानी को झूठ मानती थी। वो कैमरा को लेकर उस झोपड़ी में दाखिल हुई और लाइव रिकॉर्डिंग करने लगी। अचानक कैमरे में कुछ धुंधला दिखने लगा। वीडियो में एक आवाज आई, तुमने मेरी सच्चाई को चुनौती दी है, तुम्हारी बारी है। अगले दिन कैमरा वहीं पर मिला, फुल ऑन था वो कैमरा विद बैटरी। रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन कुछ और। पूजा नाम की वो रिपोर्टर तो कभी नहीं मिली, लेकिन झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी दोनों आंखें मिली, ऐसे जैसे किसी ने सजा कर रख दी हो। ये सारे प्रूफ को देखकर मुझे एकदम यकीन हो गया कि ये कोई तांत्रिक साधना का हिस्सा है जो शायद अधूरी रह गई हो। यहां पर यक्षिणी का प्रकोप फॉर श्योर है, क्योंकि एक्चुअली में यक्षिणियां सिर्फ पुरुष को नहीं मारती, उनको जो जो प्रवोक करता है वो इंसान मौत के घेरे में आता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे बीच बाकी लोगों का कि यक्षिणियां सिर्फ पुरुषों को परेशान करती हैं। ऐसा नहीं होता है। चौथी हत्या जो हुई वो दीपक नाम के टैक्सी ड्राइवर की हुई। दीपक को एक रात किसी औरत ने रोका, नीली साड़ी, लाल चूड़ियां। उसने कहा कि मुझे काजू पाड़ा छोड़ दो, और वो रास्ते से गायब हो गई। ये बात उसने कॉल करके अपने पत्नी को भी बताई। अगले दिन दीपक की टैक्सी उस झोपड़ी के सामने जली हुई मिली। अंदर उसकी खोपड़ी केवल रखी हुई थी, बाकी शरीर गायब। पांचवी हत्या और भी ज्यादा खतरनाक थी। आरव नाम का एक ऑनलाइन ब्लॉगर। आरव ने यूट्यूब पर चैलेंज किया कि वो यक्षिणी को एक्सपोज करेगा, जैसा आज की डेट में हम सब देखते हैं। आजकल के कई सारे यूट्यूबर एक्सपोज करने के लिए निकलते हैं और उसके बाद कई सारी बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। वो अकेले कैमरा लेकर हवेली के अंदर गया। अगले दिन उसका वीडियो वायरल हुआ, पर उसमें जो था वो बहुत ज्यादा रूह कंपा देने वाला था। वीडियो में आरव एक लड़की से बात करता दिखता है, पर कैमरे में उसकी शक्ल नहीं आती। आखिरी क्लिप में अजीब सी शक्ल की औरत दिखती है ठीक आरव के पीछे, और आरव ये बोल रहा होता है कि ये मेरी आखिरी वीडियो है, मत आना, यहाँ कोई मत आना।